हेलो। सबसे पहले अपने बातों को शुरू करने से पहले मैं अपने देश के एकता, अखंडता और आपसी बंधुता के प्रतीक भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए अपने देश भारत में रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखने की क्षमता रखने वाले, सबको एक समान न्याय की बात करने वाले, सबको अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करने वाले और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखने वाले अपने देश भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता है। उसके बाद दुनिया में पहली बार अस्त व्यस्त, अशिक्षित और असभ्य मानवता को सभ्यता के पाठ पढ़ाने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए उनके संदेशों को भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर विदेशों के कोने कोने में फैलाने वाले भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जी और जीने दो के प्रणेता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए उन्हीं के पोते सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने वैज्ञानिकता पर आधारित धर्म संस्कृति के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ मधुरतम संबंध स्थापित कर इस धरती पर पहली बार संस्कृति ग्लोबलाइजेशन की बुनियाद रखते हैं। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हम सबके अभिभावक माननीय प्रोफेसर विजय बहादुर सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके गार्जियन माननीय डॉक्टर दीननाथ मौर्य जी, और आज के कार्यक्रम में विषय बंधु को प्रवर्तन कर रहे हम सबके अभिभावक जनार्दन जी, और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हम सबकी बहन माननीय रिंकी कुशवाहा जी, आप पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ सदन में उपस्थित सामने बैठे तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आपको पूरे सम्राट अशोक क्लब खासकर बिहार प्रदेश की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए सबको नमोदय करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं आया, सब लोगों ने जो हैंडबिल बनाया उसको देख रहा था और मैं देखा कि इस कार्यक्रम को आप लोगों ने 2001 में शुरू किया था और 2001 में शुरू किया और ये 2026 आ गया। मतलब आज हम लोग एक तरह से कहें तो 25 वर्ष पूरा हो गया। मैंने घटा के देखा तो 25 वर्ष आ रहा है और 25 वर्ष में शायद हम लोग किसी भी कार्यक्रम की रजत जयंती समारोह मनाते रहे होते हैं। और 25 वर्ष का एक फासला बहुत बड़ा फासला होता है, बहुत लंबा फासला होता है। 25 वर्ष पहले जो बच्चा जन्म लिया होगा वो बड़ा हो गया होगा, जवान हो गया होगा, शादी करके अपने तरफ बच्चे भी पैदा कर दिया होगा। और 25 वर्षों से ये कारवां आप लोग निरंतर इसी तरीके से चलाते आ रहे हैं, कम संसाधन में, कम अर्थव्यवस्था में, और इतने सुचारू ढंग से आप लोग इस कार्यक्रम को चलाते आ रहे हैं। मुझे इसके पहले भी कई एक बार यहाँ आने का मौका मिला और जब कभी भी मैं आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में आप लोग सावित्रीबाई और फातिमा शेख का सम्मान समारोह कितने भव्य तरीके से मनाते हैं। साथियों, जब सावित्रीबाई फुले की बात आती है तो वहां फातिमा शेख को जोड़ना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक जोड़ जाती है। और जब फातिमा शेख को वहां जोड़ दिया जाता है तो फिर हम लोग ज्योतिबा फुले को भूल नहीं सकते हैं। कि तीनों महापुरुषों का एक कॉम्बिनेशन, एक जुगलबंदी इतनी अच्छी थी कि उस समय जब हम सबको पढ़ने लिखने का और खास करके माताओं बहनों को पढ़ने लिखने का, घर से बाहर निकलने का जब अधिकार नहीं मिला था, तब का दृश्य कैसा हो। और उस समय जब पाखंड ढोंग का माहौल चल रहा था, तो उस परिस्थिति में ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को कैसे तैयार करते हैं। अगर जो हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती है,
घूंघट से बाहर नहीं आ पाती हैं, तो ये कमी महिलाओं की नहीं होती है, हम पुरुषों को होती है कि हम अपने महिलाओं पर किस हद तक विश्वास करके और उसे रणभेरी में या घर से बाहर अपने समाज में निकालने की बात करते हैं। हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो सावित्रीबाई फुले की बात जरूर करते हैं, फातिमा शेख की बात जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग मंच और माइक के माध्यम से फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं। जब घर से निकलने की बारी होती है, जब अपने घर के बहू बेटियों को घर से निकालने की बारी आती है, तो हम भी संकोच करने लगते हैं और उसको घर निकालने से पहले उसको रोकने लगते हैं। और हम कोशिश करके उनके घर को बाहर निकाल भी देते हैं, तो अभी भी उनका एक पैर यदि घर के बाहर निकला होता है तो दूसरे पैर को हम लोग अपने घर के अंदर ही खींच रहे होते हैं। अतः जरूरत है स्वच्छंद रूप से उन्हें सहयोग करके और घर से बाहर निकलने का, ताकि ये लोग भी आकर के माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, माता सुभाद्रांगी, माता रमाबाई, माता झलकारी बाई के तरह निकल करके और अपने जो हक में, अपने हिस्से में जो क्रांति का चीज छुपा हुआ है उसको वो लोग बखूबी निभाएं और हम लोग महिलाओं को तन्मयता के साथ उन्हें बाहर निकालें और उनका पूरा समर्थन करें। तब हमें लगता है कि जाकर के सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राय फुले की सपना साकार होगा। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बताया या जानते भी होंगे कि जब सावित्रीबाई फुले ने अपना कारवां शुरू किया था, जब उन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए घर से निकला था, तो उन पर पत्थर मारे जाते थे, उन पर गंदे फेंके जाते थे। हमारे महापुरुषों ने, सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा राव फुले ने और फातिमा शेख ने हम लोगों को समझाया, हम माताओं बहनों को कहा कि तुम लोग उस गंदे से, गोबर से और पत्थरों से डरो मत, उस पत्थर को खाते रहो और शिक्षा की अलग जगाते रहो और शिक्षित होते रहो। और जो लोग वो पत्थर को चलाकर तुम्हारे ऊपर फेंका है उसको बड़ी हिफाजत से उसको अपने पास संजो कर रखे रहो, ताकि जिस दिन आप पढ़ लो, लिख लो, जिस दिन तुम पूरी रूप से तैयार हो जाओ, उस पत्थर को उनको उसी तरीके से वापस कर देना जिस तरीके से वो तुम्हारे ऊपर फेंके थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात हमसे शिक्षा का अधिकार ही छीना गया था, तो फिर मैं बात क्या कहूं। दुर्भाग्य ये हुई कि अशिक्षित होने के कारण और सामाजिक तौर पर जागरूक न होने के कारण हम लोग उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों में तेल और सिंदूर लगा करके उनको भगवान बनाकर अपने घर में रख करके पूजा करने लगा, जिसको हमको शुद्ध समय तुझे लौटाना था, और हम लोग उसी में उलझ करके रह गए। सर, आज का जो विषय बिंदु है सर लोगों ने दिया है कि जो सम्राट अशोक द्वारा जम्बू द्वीप में स्थापित किए गए प्रतीक हैं, उन प्रतीकों के आज के परिवेश में क्या प्रासंगिकता है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जब कभी भी सम्राट अशोक की बात आती है तो वहां संविधान की बात करना लाजमी हो जाता है कि वर्तमान भारत का संविधान और कुछ नहीं है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि वे सम्राट अशोक महान की शासन नीतियों का लिखित दस्तावेज है। तो आज का जो विषय बिंदु सब लोगों ने रखा है हमें इतिहास की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अतीत को जान करके ही हम वर्तमान को ठीक समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के बारे में सोच सकते हैं। अतः हमें अतीत को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। साथियों, आज इतिहास को समझने के लिए दो तरह के साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। एक वैसे साक्ष्य जो कागजों पर लिखी होती है या मौखिक तौर पे बताई जाती है, और दूसरा साक्ष्य वो होता है जिसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो कागजों पर लिखी साक्ष्य, मौखिक तौर पे बताए गए साक्ष्य गलत हो सकते हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उसको कहा जाता है जो साक्ष्य जमीन के छाती को चीर करके और जमीन में जिसे दफन कर दिया गया उस जमीन को चीर करके जो आकर के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, वो शिला लेखों के तरह, वो स्तंभ लेखों के तरह, वो बुद्ध विहारों के तरह और उस पाली भाषा के तरह जब ऐसे साक्ष्य हमारे सामने आते हैं तो ये ऑथेंटिक साक्ष्य होते हैं। और इनके आधार पर हम बहुत सारी चीज अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, ये तो कैमूर की धरती है, ये पत्थरों की धरती है, ये पहाड़ों की धरती है। और यहाँ पत्थरों की बात की जाए तो पत्थरों को यहाँ पढ़ने की जरूरत है। और जब हम यहाँ के पत्थरों को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि सम्राट अशोक ने जितने सारे प्रतीक लगाए थे उसमें से अधिकांश प्रतीक इस
बसहा पहाड़ी जैसे अनेक जगहों पर इस कैमूर के धरती पर ही लगाए थे। साथ ही 84,000 शिलालेख स्तंभ लेख सम्राट अशोक ने प्रतीकों के रूप में इस बिहार और बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थापित किया था महोदय। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कैमूर के लोगों ने कि जिस राष्ट्रीय प्रतीकों को विषमतावादी लोगों ने जमीन के अंदर जमींदोज कर दिया था, उसका जीरोक्स कॉपी आपकी धरती कैमूर की धरती जगह जगह वैसे जगहों पर स्थापित करने का काम किया जहां से शासन और प्रशासन को कंट्रोल किया जाता है। मतलब आप लोगों ने इस कैमूर जिले के लगभग हर थाने में सम्राट अशोक के राष्ट्रीय प्रतीकों को लगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। और मेरी कामना है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो बाकी पड़े सरकारी संस्थान जहां से शासन प्रशासन को नियंत्रित किया जाता है, आप लोग सभी जगहों पर राष्ट्रीय प्रतीक को स्थापित करके और सम्राट अशोक जो इतिहास में पुनर्जीवित मृत पड़े हुए हैं उनको आप लोग पुनर्जीवित करने का काम यथाशीघ्र बहुत जल्द ही पूरा करने वाले हैं। और ये काम बहुत ही ऐतिहासिक काम। साथियों, जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं और संविधान को पढ़ते हैं और सम्राट अशोक के संविधान को पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि भारत का संविधान जो वर्तमान संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारतीय संविधान ही नहीं दुनिया के जितने सारे देशों में संविधान देखे गए हैं उनसे हजारों वर्ष पहले भारत में संविधान लिखा गया था और इसको सम्राट अशोका ने लिखवाया था। और अभी एक बहन बोल गई कि वो जो संविधान लिखा गया था वो छोटा मोटा संविधान नहीं था, उसमें 100, 200, 1000, 2000 पन्ने नहीं थे, उसमें तो 84,000 पन्ने थे। और उसका एक पन्ना आप ही के जिला बसहा पहाड़ी पर उस संविधान का पड़ा हुआ है, जिसको संरक्षित और सुरक्षित करना हम सभी का काम है। सभी का मतलब सिर्फ सम्राट अशोक क्लब का ही नहीं, यहाँ पर इस देश में जितने जन हैं, जितने लोग हैं, सबका एक कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि इस बसहा पहाड़ी वाले संविधान के पन्ने को हम लोग सुरक्षित और संरक्षित रखें। और आप लोगों ने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है तो काबिल तारीफ है। महोदय, जब आज का वर्तमान भारतीय संविधान बनाने की बारी आती है, जब देश आजाद होता है और इस देश के निर्माणकर्ताओं ने इस देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंतित रहने वाले लोगों ने ये सोचा कि भारत के लिए एक संविधान बनाने की जरूरत है। हम जैसे ये बात बोलते हैं हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमको एक संविधान की जरूरत है। इसका मतलब कि जो इस संविधान के पहले विधान काम करता था वो संविधान नहीं था, वो विषम विधान हुआ करता था। और उस विषम विधान के आधार पे प्रजा को संचालित करना, इस जनता को संचालित करना बहुत ठीक नहीं था। उसमें किसी लोग को बहुत ऊंचा स्थान मिल जाता था और किसी लोग को प्रोग्रेस करने का, विकसित करने का अवसर ही नहीं मिलता था। और इन्हीं कारणों से संविधान निर्माताओं ने इस भारत की आजादी के बाद कुछ लोगों ने संविधान निर्माण की बात सोचा और संविधान बनाने की बारी आई। कहा जाता है कि जब संविधान बनाने की बारी आई तो उन लोगों ने सोचा कि इस भारत के संविधान को कैसा संविधान बनाया जाए, किस तरह से संविधान बनाया जाए, उसमें क्या क्या समाहित किया जाए। इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि आखिर इस भारत के इतिहास को देखा जाए, उसका अध्ययन किया जाए और ये ढूंढने का प्रयास किया जाए कि इस देश में वो कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में भारत अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर था। वो कौन सा काल था जिस कालखंड में भारत में समता और समानता, आपसी बंधुता, पराकाष्ठा पर हुआ करती थी। वो कौन सा देश था, काल था जिस काल में भारत में शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। और जब संविधान निर्माताओं ने इसको ढूंढना शुरू किया तो इसके लिए उन लोगों ने 5000 वर्ष पूर्व के भारत के इतिहास को खंगाला और उन लोगों ने पाया कि वो मौर्यों का शासन था, वो मौर्य काल था जिस काल में भारत में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था स्थापित हो गई थी। पूर्ण रूप से भारत आपसी बंधुता की पराकाष्ठा पर था, धर्म निरपेक्षता के क्षेत्र में चरम सीमा पर था और
उस समय कहा जाता है कि जब उन लोगों ने अध्ययन किया तो पाया गया कि ये भारत जब पाटलिपुत्र से संचालित हुआ करता था, जब इसको मौर्य संचालित कर रहे होते थे, उस समय भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। महोदय, इसी कारण से उसी काल का, उसी मौर्य काल से प्रेरणा लेकर के और भारत के लोगों ने सोचा कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो पूर्ण रूप से बुद्ध का भारत बना सके इस देश को, और मौर्यों का, सम्राट अशोका का भारत बना सके। और इसी कारण से जब भारतवर्ष के राष्ट्रीय तिरंगे की निर्धारण की जा रही थी, तो उस तिरंगे में सम्राट अशोक महान के चक्र को समाहित किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देखती रहे कि संविधान निर्माताओं की चाह थी, उनकी सोच थी कि भारत को पुनः अशोका का भारत बनाया जाए, भारत को पुनः बुद्ध का देश बनाया जाए। और इसीलिए उन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कोई और चक्र नहीं लगाया, उसमें अशोक चक्र लगाया, 24 तिल्ली वाला अशोक चक्र लगाया। को चलाने की बात तो सोच ली, लेकिन आज तक इस देश के संचालक को सम्राट अशोक जैसा धर्मनिरपेक्ष शासक मिला ही नहीं, ताकि इस देश को ठीक ढंग से निष्ठा के आधार पर चला सके। और यही वजह है कि सम्राट अशोक के चक्र को हम लोगों ने तिरंगे में अपना लिया और अपने चरित्र में, अपने गुण में नहीं अपना पाया, और इसी कारण आज भारत की दशा और दुर्दशा हो रही है। साथियों, हम लोगों को बनाया गया कि जब संविधान बन रहा था तो ये ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया था, अमेरिका से मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था, और दक्षिण अमेरिका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को स्वीकार की गई थी। फ्रांस से गणतंत्र और स्वतंत्रता की बात को वहां से लिया गया था। तो हम ये कहते हैं कि ये संविधान के जितने सारे गुण हैं, हम लोगों ने कहीं बाहर से इसको मंगवाया है। लेकिन ये बात पूर्णतः गलत साबित तब होने लगी जब हम लोगों ने शिलालेखों को पढ़ना शुरू कर दिया, हम लोगों ने सम्राट अशोक के लाट को पढ़ना शुरू कर दिया, उनके गुफा लेखों को पढ़ना शुरू कर दिया, और हमें पाली भाषा की जानकारी आ गई। जब इन सारे चीजों का अध्ययन हमारे लोगों ने किया तो ये पाया कि ये सारे के सारे गुण जिसको आप आयातित मांग रहे हैं दूसरे देशों से, वो कहीं से नहीं लाया गया है, बल्कि ये सारे के सारे गुण भारत से ही, अशोका के शासनकाल से ही भारत के अन्य देशों में गए हैं। भले बीच में आकर के हमारे यहाँ मृत प्राय पड़ गए थे, इसलिए हम लोगों को बाहर से लेने की जरूरत पड़ गई। जिस प्रकार से सम्राट अशोका का जो संविधान था बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष संविधान था, बिल्कुल पंथ निरपेक्ष से संविधान था, उसी तरह से आज भारतीय संविधान भी कंप्लीट मूल रूप से पंथ निरपेक्ष संविधान बना है। साथियों, भारतीय संविधान की नजर में आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, आप किसकी पूजा करते हैं, आप मंदिर जाते हैं कि मस्जिद जाते हैं, आप चर्च जाते हैं कि गुरुद्वारा जाते हैं, इस भारतीय संविधान को इन तमाम चीजों से कुछ नहीं लेना है, बल्कि भारतीय संविधान का मूल रूप से विशुद्ध विषय ये होता है कि आपका आचरण कैसा है, आपका आचरण कैसा है। और मैं बिहार ही नहीं, पूरे देश के अगर सरकारी संस्थानों का अध्ययन करें, खास करके वैसे संस्थानों का अध्ययन करें जहां से प्रशासन को कंट्रोल किया जाता है, तो कोई ऐसा थाना परिसर नहीं होगा जिस थाना परिसर में किसी पंथ विशेष के पूजा स्थल को स्थापित न कर दिया गया हो। और साथियों, मैंने देखा है अपने यहाँ भी, जब वहां का जिलाधिकारी हो या थाना प्रभारी हो, जब थाने से ड्यूटी करने के लिए निकलता है तो वो उस थाने परिसर में स्थापित वो पांथिक स्थल को नमन करके, उसको सैल्यूट करके बाहर निकलता है, जबकि वो भूल जाता है कि उसका मूल कर्तव्य, जिस काम के लिए वो निकल रहा होता है, उस संविधान को हूबहू लागू करने के लिए निकल रहा होता है। तो उसको तो चाहिए कि उस थाने में रखे भारतीय संविधान को नमन करे और उस परिसर में लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सैल्यूट करके तब जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब के साथियों ने
ऐसा करने के लिए, और खास करके वो कारवां आप ही के यहाँ से शुरू हुई कि उनको मजबूर किया कि जब कभी भी आप थाने परिसर से निकलेंगे तो आपको राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ दिखाई देगा और जिसको सैल्यूट करके निकलना आपकी मजबूरी हो जाएगी साथियों, आपकी मजबूरी हो जाएगी। ऐसा काम आप लोगों ने करके दिखा दिया। साथियों, संविधान में लिखा गया जो भी तथ्य है उसमें कुछ मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और मौलिक अधिकारों को तो हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन उसमें मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और यदि पूछा जाए कि संविधान में अंतर्निहित पहला मौलिक कर्तव्य क्या होता है, तो उसमें स्पष्ट तरीके से हमको समझ लेना चाहिए और स्पष्ट तरीके से ये जान लेना चाहिए कि संविधान में निहित पहला मौलिक कर्तव्य हमारा होता है कि संविधान का सम्मान करें, संविधान में निहित भावनाओं का सम्मान करें और हम लोग सदा संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण और सुरक्षा देने का काम करें। तो हम और सारे कर्तव्यों को, अधिकारों को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें संविधान का पालन करना है, हमें संविधान के बताए गए मार्ग पर चलना है, ये बातें हम समझ नहीं पाते और नहीं समझ पाते हैं। ये मेरी कमी नहीं हो पाती है, आज तक हम लोगों ने संविधान को देखा ही नहीं, आज तक हम लोगों ने संविधान को देखा ही नहीं। और हम लोगों ने नहीं देखा तो क्या देखा, इस देश में 700 से ऊपर संसद में सांसद बैठे हुए हैं जहां से संविधान की प्रतियां निकाली जाती है। और मैं ये दावे के साथ एक डाटा आया है और डाटा के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि संविधान को जानने वाले, जिन्हें जानना चाहे, जो संसद में 790 शायद लोग बैठते हैं, उसमें से 99% लोगों ने न संविधान को देखा है न संविधान को पढ़ा है। तो साथियों, ऐसे में हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग संविधान के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो इसी सब पाठ को पढ़ाने के लिए सम्राट अशोक कलम ने ये वीणा उठाया कि हम लोग घर घर तक, अभी बाइट ले रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, तो अध्यक्ष महोदय ने यही बताया। उन्होंने पूछा कि क्या उद्देश्य है, तो अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जब तक हम संविधान के मूल भावनाओं तक, भारत के जन जन तक, घर घर तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं माना जाएगा। साथियों, कुछ लोग यहाँ बात करते होंगे, कुछ लोग पूछते होंगे कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का सम्मान समारोह 25वां वर्ष है, 25 वर्ष से हम लोग मना रहे हैं, तो मना करके हमने क्या किया, मना करके हमें क्या मिला? तो खास करके कैमूर के धरती पर हमें ये मिला कि हम लोग जीते जी इसी कैमूर के धरती पर संगठन के मुखिया के साथ आकर के रक्तदान करने का काम करते हैं, तो मरने के बाद हम ही लोग नेत्रदान करने का भी काम करते हैं। और ये यहीं से हमारे रोहित जी बैठे हुए मंच का बड़ा कुशल तरीके से संचालन करते हैं। अंदर न जाने कितने दुखों का सैलाब उनके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन फिर हंस करके संचालन करते हैं। और ये रोहित जी ही हैं, एक मिसाल कायम किया, और मिसाल ये कायम किया कि जब उनकी पत्नी मरती है तो ये जाकर के बनारस में नेत्रदान करते हैं, और जिस दिन उनकी श्रद्धांजलि सभा होती है उस दिन उन्होंने रक्तदान काम करने का काम किया। और ये प्रेरणा उन्होंने अपने इंटरव्यू में, अपने साक्षात्कार में कहा था कि ये प्रेरणा हमको मिली तो सम्राट अशोक क्लब से मिली। तो सम्राट अशोक क्लब ये करने का काम कर रहा है कि विषम से विषम परिस्थिति में हमको अडिग रहने की प्रेरणा दे रहा है महोदय, अडिग रहने की प्रेरणा दे रहा है। साथियों, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उसमें बहुत सारे, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं था, उसमें बहुत सारी समितियां, बहुत सारी उप समितियां बनाई गई थी, जिसमें बहुत महिलाएं भी शामिल थी। आज हम कहते हैं कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, या किसी ग्रंथ में लिख दिया गया है कि स्त्री शुद्ध शिक्षा न दिया था, मतलब हम लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, इसके चलते हम पीछे हो गए। लेकिन मैंने अभी बताया कि जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो मैं मूल रूप से शिक्षा से दूर हम लोग नहीं थे, हम लोग शुरू से ही शिक्षा से दूर नहीं रहे। ये बीच के काल में हमसे शिक्षा को दूर किया गया। जब हम शिलालेखों को और पत्थरों को पढ़ना शुरू किया तो ये पाया कि हम शिक्षा के दूर कब हुए। एक साथी ने बताया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, बृहद्रथ मौर्य के हत्या के बाद हमको शिक्षा से वंचित किया गया, नहीं तो उसके पहले के इतिहास को देखें, हम तो वे लोग हैं जिन लोगों ने भाषा का निर्माण किया,
हम लोग तो वे लोग हैं जिन लोगों ने लिपि का निर्माण किया, और हम लोगों ने अपना लेख जब लिखा तो किसी कागज पर नहीं लिखा, किसी बालू के रेत पर नहीं लिखा जो हवा के एक झकोरों से उड़ सकता है, मिट सकता है। हम लोगों ने तो ऐसा इतिहास और ऐसा संविधान लिखा, ऐसा लेख लिखा कि अभी किसी साथी ने कहा गया कि हम लोगों ने तो पत्थरों के पन्नों पर लोहे की कलम से लिखने का काम किया साथियों, और इस कदर लिखा कि 2000 वर्ष के बाद भी वो मिट नहीं सका है और आज भी वो जीवंत पड़ा हुआ। और सम्राट अशोक ने शायद प्रतीकों का निर्माण इसीलिए कराया था, जो उनका शासन नीति था उसको दस्तावेजीकरण और पत्थरों पर इसीलिए उकेर दिया था ताकि आने वाली पीढ़ियां हजारों वर्षों के बाद जब वो देखे कि हमारी शासन नीति कैसे थी, तो हमारे शासन नीति को देखे, समझे और पढ़ करके पुनः हमारी खोई हुई शासन नीति को फिर से लागू करने का काम करे। और इसीलिए तो उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण कराया, चाहे वो शिलालेख के रूप में हो, स्तंभ लेख के रूप में हो, गुहा लेख के रूप में हो, विभिन्न रूपों में सम्राट अशोक ने एक लिखित दस्तावेज हम लोगों के लिए छोड़ करके गया ताकि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां हमारे संविधान और नियम नियमावली के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे। अभी चर्चा कर रही थी, बहन कलिंगा के बारे में बता रही थी, कलिंग युद्ध के बारे में बता रही थी। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध जब जीते थे सम्राट अशोक, तो जब कोई भी राजा महाराजा युद्ध को जीतता है तो बहुत ही बड़ा एक पार्टी का आयोजन करता है, जश्न मनाता है। वो विजय की धम की घोष की जाती है, विजय घोष की जाती है, धम जीत की नगारे बजाए जाते हैं और विजय के पताके फहराए जाते हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने जब कलिंगा को जीता था तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां विधवाओं की चित्कार और बच्चों के क्रंदन को जब सुना था सम्राट अशोक ने, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। और उसी समय सम्राट अशोक ने ये ठान लिया था, या सम्राट अशोक को समझ में आ गई थी कि जो साम्राज्य तलवारों के बल पर स्थापित किए जाते हैं वो शासक के मरने के बाद से उसको मिटाया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। और जो शासन व्यवस्था विचारों के माध्यम से, धम्म के माध्यम से स्थापित किया जाता है, वो जब तक युग युगांतर तक धरती और आसमान रहता है तब तक उनको याद किया जाता है। महोदय, सम्राट अशोक को हम लोग आज इसलिए याद नहीं करते हैं कि सम्राट अशोक की भुजाएं बहुत शक्तिशाली थी, उनकी शासन व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त थी, इसलिए नहीं याद करते हैं। वो इसलिए याद करते हैं कि सम्राट अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना किया, और उन्होंने सिर्फ जनता मतलब मानव के लिए ही काम नहीं किया, उन्होंने पशु पक्षी से लेकर के और नदी नालों तक के लिए काम किया, सजीव और निर्जीव सबके लिए काम किया। और उन्होंने प्रजा को, अपने प्रजा को संतान के रूप में माना, और इसलिए हम लोग आज तक उनको याद करते हैं। और बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है इस देश में, इस राष्ट्र में, इस भूमंडल पे बहुत सारे राजे महाराजे, शहंशाह और सम्राट पैदा हुए जिनके नामों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। लेकिन सम्राट अशोक के समक्ष खड़ा हो सके ऐसा सम्राट आज तक कोई राष्ट्र पैदा कर ही नहीं सका और न करने की बात सोच सका। ऐसे थे हमारे सम्राट अशोक महान, और ऐसी थी उनकी राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब ये होता है कि वो ऐसा प्रतीक होता है जो अनेकता में एकता का बात करता है। आप जिस धर्म से, जिस जाति से, जिस कौम से आते हैं उसको रोकता नहीं है। आप अपने घर में पूजा करें, निश्चित तौर पे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, लेकिन अशोका का प्रतीक ये कहता है, वो चाहे अशोक स्तंभ हो, चाहे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो, वो कहता है कि जब कभी आप घर से बाहर निकले और जहां राष्ट्रीय प्रतीक दिखाई दे तो आप किसी कौम से हो, आप सबका आस्था उसमें होना चाहिए और सब लोग उसको नमन करें और सैल्यूट करें। और ऐसा ही होता है। और इससे इतर हट करके जब कोई काम करने के लिए किसी को मजबूर किया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति विशेष को मजबूर किया जाता है, तो वहीं से बगावत और विवाद शुरू होते हैं। और ऐसा करने से सम्राट अशोक ने हम लोगों को हर वक्त मना करने का काम किया साथियों। और मैं ये बता दूं कि इस गांव का नाम, मैं आया तो इस गांव के नाम के बारे में आज तो बहुत दिन से रहा था, लेकिन सोच नहीं रही था। इस गांव का नाम मैंने आज पढ़ा भी और पहले से सुना है कि राष्ट्र ग्राम
अहिवास इसका नाम, राष्ट्रग्राम मौर्यगढ़ अहिवास। राष्ट्रग्राम हम लोगों ने तय किया कि जिस गांव में कोई अशोक का या कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक लगा दिया जाएगा स्थायी रूप से, उसको राष्ट्रग्राम का दर्जा दिया जाएगा। और राष्ट्रग्राम में यहाँ जो सपना आप लोगों ने देखा था 25 वर्ष पूर्व, वो शायद पिछले वर्ष साकार हुआ और आप लोगों ने अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक स्थापित करके और इस राष्ट्र अहिवास गांव को राष्ट्रग्राम की श्रेणी में ला करके आप लोगों ने खड़ा कर दिया साथियों। तो हमारा राष्ट्रग्राम हो गया। और दूसरी बात, इसका नाम है मौर्यगढ़ अहिवास। तो मौर्यगढ़ का मतलब तो आप समझते हैं कि ये मौर्यों का बनाया हुआ बसाया हुआ गढ़ होगा, मौर्यगढ़। और जब मैंने अहिवास को देखा तो मैं देखा कि अहिवास का संधिविच्छेद करके देखा गया, तो मैं गूगल से सर्च किया तो अहि का मतलब नाग होता है, नाग जिसको लोग सांप से जोड़ते हैं, और वास का मतलब निवास करना। ऐसा ग्राम जो नागों की बस्ती हुआ करती है, और नाग इतिहास में वे लोग हुआ करते हैं जो बुद्ध के अनुयायी होते हैं, बुद्ध के धर्म के पालक होते हैं, उसको नाग कहा जाता है। और इसलिए ये मौर्यगढ़ राष्ट्रग्राम मौर्यगढ़ अहिवास हो गया साथियों। और मैंने तो देखा नहर पर मनोज सर के साथ आ रहा था तो उसमें सिकरौल गांव मिल रहा था, हम लोग का सिकरहना गांव मिलता है। तो ये सारी जो चीज है, शाक्य और रोहिणी नदी का जो ये कॉम्बिनेशन होता है, सिकरहना हो जाता है। और ये सिकरौल भी वही होता है, शाक्यों से संबंधित है, मौर्यों से संबंधित है। तो ये पूरी की पूरी ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है और पूरी की पूरी भारत की सभ्यता और संस्कृति है, सबके सब शाक्य और मौर्य से संबंधित है किसी तरह से। और इसीलिए सम्राट अशोक क्लब ने ये ठाना है कि हम लोग जब तक बुद्ध के और अशोक के विचारों को जन जन तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे विपरीत दिशा में भी उसी तरह से काम करके और लोगों में एक बहुत वहम फैलाया जाता है। मैं ये बता दूं इस मंच के माध्यम से, जिसे हम बुद्ध धर्म कहते हैं, आज हमारे धर्म गुरु लोग बैठे हुए हमारे सामने, मैं ये चर्चा कर दूं कि ये आप लोग जान लें और हम सब लोग जान लें कि शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध किसी धर्म का स्थापना नहीं किया था। जिसे हम बुद्ध धर्म कहते हैं, विभिन्न तरह के धर्म की बात कहते हैं, तो बुद्ध ने अपने जीते जी बुद्ध धर्म नाम का कोई संस्था का निर्माण नहीं किया था। और बुद्ध धर्म के संस्थापक थे ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। और इस बुद्ध को धर्म के रूप में डाल करके, और जैसे पश्चिम के दार्शनिक कहते हैं कि धर्म एक अफीम होता है, इसको भी अफीम की श्रेणी में डालने की नियत से इसको धर्म के रूप में प्रचारित किया। और साथियों, बुद्ध एक धर्म नहीं है, वो एक दर्शन है, वो एक जीवन शैली है, वो एक मार्ग है जिस पर चल करके हम लोग शांति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। और जब आप बुद्ध को पढ़ रहे होते हैं तो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब बुद्ध ने घर को छोड़ा था, जब बुद्ध ने घर को छोड़ा था, वो कपिल वस्तु को छोड़ा था, तो वो कभी वैशाली जाते हैं, तो कभी बोध गया जाते हैं, तो कभी राजगृह जाते हैं। उनको घर छोड़ करके जंगल में ही रहना था, तो उनके घर के इर्द गिर्द ही बहुत सारे जंगल थे, उसी में रह लेते। लेकिन वो वहां इसलिए जाता कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कपिल वस्तु में हो गई थी। जिस स्टैंडर्ड की शिक्षा वहां मिलती थी वो शिक्षा ले लिए थे, और शिक्षा के उच्च संस्थान थे वैशाली में, उच्च संस्थान थे नालंदा में, उच्च संस्थान थे बोधगया में, और उन्हें उच्च शिक्षण प्राप्त करना था, इसलिए बुद्ध ने वहां गया था। और लिखा है कि जब बुद्ध जब गए थे तो सिर्फ गंगा के मैदान में 62 तरह के मत के लोग वहां साधना कर रहे थे, अपना रिसर्च कर रहे थे। और उसी समय जैन धर्म के अनुयायी उनके 263 मत वहां अध्ययन कर रहा था, विभिन्न विषयों पर मत कर रहा था। और उन्होंने जाकर के सारे लोगों से मिला, और सारे लोगों से मिला, सब लोगों ने उनको अपने अपने ढंग से शिक्षा दिया। लेकिन जब उनसे उन शिक्षाओं से उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो पूछते थे कि हम जो चाह रहे हैं वो तो हमको मिला ही नहीं, फिर आखिर भाई क्या चाह रहे हैं। उस समय के धर्म गुरु रिसर्च कर रहे थे, स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, परमात्मा कैसा होता है,
विभिन्न अलौकिक विषयों पर उस समय खोज कर रहे थे और सारे लोग, लेकिन बुद्ध का इन सारे विषयों से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो एक अलग ही तरीके से खोज कर रहे थे और बुद्ध ये जानना चाह रहे थे आखिर इस संसार के सभी प्राणी, खास करके सभी मानव जाति के लोग दुखी क्यों हैं। वो ये जानना चाहते थे कि सारे जीव, सारे मनुष्य जगत के लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तो ये ढूंढ रहे थे कि आखिर इस संसार के लोगों को दुख है तो इस दुख का कारण क्या है। वे चाह रहे थे कि उस दुख के कारण को जान करके हम उसके निवारण का मार्ग खोज लें, और ये दुख का कारण और निवारण का मार्ग उन्हें कोई गुरु नहीं बता सका, यहाँ तक कि अलार कलाम जैसे गुरु भी उस चीज को सुलझा नहीं सके। और जब बुद्ध गए इस बोध गया में अपने चिंतन मंथन किए तो इस चीज को पा लिए, तब जाकर के उन्होंने कार्य और कारण का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ इस धरती पर, इस भूमंडल पर बिना कारण का कुछ होता ही नहीं है। यदि मनुष्य को दुख है तो उस दुख का कारण है। फिर उन्होंने बताया कि दुख का कारण पता लगा दिया जाए तो दुख निवारण के मार्ग भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दुख निवारण के यदि मार्ग हैं तो उस पर चलने से दुखों का अंत भी हो सकता है। अगर सभी प्राणी से दुखों का अंत हो जाएगा तो शांति व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः स्थापित हो जाएगी। और इस ज्ञान को पाने के बाद उन्होंने भिक्षु संघ बनाया था। और भिक्षु संघ बनाने का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? वो तो खुद बुद्ध हो गए, उनको खुद ज्ञान मिल गया, लेकिन संघ बनाने की क्या उद्देश्य रहा होगा उनका? यदि कल्पना करके हम देखते हैं तो ये पाते हैं उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि सदियों से हमको ये बता दिया गया कि हमेशा कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, लेकिन बुद्ध ने ये कहा कि नहीं, यदि कोई व्यक्ति कुएं के पास जाने के लिए सक्षम नहीं हो तो उसके पास तक नल जल के माध्यम से पानी वहां पहुंचा दिया जाए। और बुद्ध ने कहा कि हम जब ज्ञान पा लिए तो जो ज्ञान को पाया उसको हम जन जन तक पहुंचा देने का काम करें, और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया था कि आप लोग जाए और भिक्षाटन तो करें ही अपने पेट पालने के लिए, लेकिन हमारे सिद्धांत को, हमारे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो हम लोग सिर्फ यदि बुद्ध विहार बना ले, बुद्ध मंदिर बना ले, वहां अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने लगे और पूजा पाठ करने लगे तो बुद्ध का उद्देश्य सफल नहीं होगा और बुद्ध का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बुद्ध एक दर्शन है, इसको पढ़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है और इसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। नहीं तो हम लोग पंचशील और त्रिशरण रटते रटते चीवर पहने पहने, ये लाल ड्रेस पहने पहने मर जाएंगे। कोई सुधार नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा जब तक हम लोग इसको अपने जीवन में उतारने का काम नहीं करेंगे। हम लोग रटते रहे। आप लोग जानते होंगे उनके जीवन से एक संबंधित कथा है, एक कथा नहीं उसको कहेंगे, एक रियल घटना है, मिलता है बौद्ध ग्रंथों में कि बुद्ध के संग में एक ऐसा शिष्य था, उनका एक ऐसा भिक्षु था जिसको ना ही त्रिशरण याद हो रहा था और ना ही पंचशील ही याद हो रहा था। ये खास करके बुद्ध के जो मुख्य दो सूत्र हैं पंचशील और त्रिशरण, उसको याद ही नहीं थी। तो उनके संघ के कुछ भिक्षु भगवान बुद्ध के पास जाकर के शिकायत किया उन्होंने कि इतना दिन से ये भिक्षु संघ में है लेकिन आज तक उसको त्रिशरण और पंचशील आता ही नहीं है, याद ही नहीं। बुद्ध बोले कैसे कैसे हो सकता है कि इतना दिन से है और उसको याद नहीं है? तो बोले कि नहीं भगवान सचमुच नहीं याद है। बुद्ध ने तुरंत उसको बुलवाया और बुलवा करके उसको समक्ष अपने सामने खड़ा किया और भिक्षुगण से ये पूछना शुरू किया, अच्छा ये बात बताइए, ये भिक्षु को पंचशील त्रिशरण तो नहीं आता है, लेकिन क्या ये भिक्षु किसी प्राणी का हिंसा करता है? सब लोगों को कहा नहीं महोदय, ये काम तो ये नहीं करता, किसी की हिंसा तो ये नहीं करता। दूसरा प्रश्न उनका था कि क्या ये चोरी करता है, किसी के सामान को बिना पूछे लेता है? सब लोगों ने सर्वसम्मति से कहा ना, ये तो गुण इसमें है ही नहीं। जब तक कोई दे नहीं दे तब तक ये कुछ लेता ही नहीं है, उसे नजरों से ओझल होकर कुछ नहीं लेता। बुद्ध ने तीसरा प्रश्न पूछा था कि क्या ये पर्यायी स्त्री पर कभी गलत निगाह डालता है? भिक्षाटन के समय में लोगों ने बोला कि नहीं सर, ये तो इस कदर चलता है कि 3 कदम से आगे ये देख ही नहीं पाता है, सर उठा के देखता ही नहीं है तो नजर कैसे डालेगा?
फिर उन्होंने चौथा प्रश्न पूछा था कि क्या वो कोई इधर से बात वैसा मिथक बात इधर से सुनकर के उधर कहता है? तो सब लोगों ने बोला कि नहीं, ये भी काम नहीं करता, ऐसा भी नहीं करता है। बुद्ध का अंतिम प्रश्न था कि क्या ये भिक्षु सूरा का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, दारू शराब गांजा अफीम पीता है? सब लोगों ने बोला कि छी छी, तो क्या बात कर रहे हैं भगवान, इसके नेचर में, इसके गुण में ही नहीं है ये सब। तो बुद्ध ने बोला कि मेरे लिए तो असली भिक्षु यही है कि जिसने हमारे शिक्षाओं को आचरण में उतारा है, वो जबान में रट करके मंत्रों के तौर पे नहीं सीखा। तो बुद्ध की असली शिक्षा या सम्राट अशोक कल्प की असली शिक्षा यह है कि जो लोग हम लोग मंच और माइक से जो बात करें उसको अपने जीवन में उतारने का काम करें। साथियों, अपने जीवन में उतारने का काम करें, तब जाकर के सम्राट अशोक कल्प का कारवां पूरा होगा और हमारा मिशन सफल होगा। और मैं बता दूं कि मेरी बहन आई थी और पाटलिपुत्र की चर्चा कर रही थी, और पाटलिपुत्र में वो भी सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव की चर्चा कर रहे थे। और जाते जाते और अंत में मैं ये भी बता दूं कि पाटलिपुत्र के धरती से ही पूरा विश्व कंट्रोल होता था। आप ही के यहाँ है डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, और वो बताते हैं, उन लोगों से हम लोग सीखते हैं, और वो बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया पाटलिपुत्र से कंट्रोल होती थी, यहाँ तक कि दिल्ली भी पाटलिपुत्र से कंट्रोल होती थी। और आज एक ऐसा समय आ गया कि पटना कंट्रोल होने लगा है दिल्ली से। ये राजेंद्र बाबू कहते हैं, तो उनके सपना को यदि साकार करना है, इस कैमूर की धरती को, कैमूर के लोगों को, राजेंद्र प्रसाद की सपना को साकार करना है, और आप लोगों को भी अपने सपना को साकार करना है कि फिर से पूरी दुनिया पाटलिपुत्र से कंट्रोल हो। तो उसके लिए हम लोगों ने, सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर के एक स्विच तैयार किया। स्विच एक ऐसा चीज होता है कि घर में पूरा वायरिंग होता है, घर में पूरा वायरिंग रहा होता है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग पावर एमसीबी कहिए एक जगह होता है, एक जगह कहीं घर के बाहर होता है कि थोड़ा सा भी कहीं कुछ फॉल्ट हो या कुछ हो तो पूरे घर के वायरिंग को हम वहीं से कंट्रोल कर सके। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि फिर से पटना अग्रिम श्रेणी में आए पाटलिपुत्र, तो हमें एक स्विच दबाना होगा, और उस स्विच को हम लोग धीरे धीरे 2015-16 से दबाते आ रहे हैं। और हम यही कहने आए हैं, आप लोगों से अपील करने आए हैं, पूरे इस क्षेत्र के लोगों से, कैमूर के लोगों से, कि 26 मार्च को पुनः वो दिन आ रहा है कि इस घर के वायरिंग के बटन को आप लोग इतना कस के दबा दीजिए कि पुनः ये पूरा दुनिया ये एहसास करने लगे कि अभी आने वाले समय में पूरी दुनिया को पाटलिपुत्र से कंट्रोल होना पड़ेगा। तो 26 मार्च को हम लोगों के यहाँ सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है, और हमें लगता है कि हम पूरे बिहार के लोग सम्राट अशोक जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं और जी जान लगा करके करते हैं। और सुबह तक जब हम लोगों की हलक सुख रही होती है कि कार्यक्रम में क्या होगा, कैसे होगा, हमारे हॉल का क्या होगा, लेकिन जब कैमूर वाली जब ट्रेन जब पहुंचती है, जब कैमूर ट्रेन पहुंचती है, जब धक्का लगाती है, तो हमारे हॉल में इस कदर हो जाता है कि जितनी भीड़ अंदर होती है उतनी ही भीड़ बाहर भी हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बार आप लोग इतना जोर लगाएं कि जितनी भीड़ हॉल के अंदर हो उससे कई गुना भीड़ हॉल के बाहर भी हो, क्योंकि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों के मंच पे उपस्थित है, और उनसे हमेशा बिहार से एक शिकायत रहती है, और वो कहते थे भी हैं कि हम लोग जिस पद को जी रहे हैं उस पद पर जी करके और अपने मन से हम कहीं आ और जा नहीं सकते हैं। हम सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य महोदय का ये होता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते हैं इस संगठन के, और इसलिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है हम अकेले नहीं तय करते हैं, हमारी पूरी कार्यकारिणी तय करती है। और इस कारण से मैं कोई भी निर्णय पूरे कार्यकारिणी के विश्वास में लेकर के करता हूं, और जो निर्णय वहां से पास होता है उसी को माना जाता है। और कार्यकारिणी निर्णय लेती है तो कभी
किसी को भेज देती है पाटलिपुत्र में, तो कभी किसी को भेज देती है पाटलिपुत्र में। इसलिए मैं वहां की घटना को, पाटलिपुत्र में क्या होता है 26 मार्च जैसे दिनों को, मैं अभी नग्न आंखों से देख नहीं पाता हूं। लेकिन इनका कहना है कि इस बार वो अवसर मैं जाने नहीं दूंगा, मैं खोने नहीं दूंगा, मैं निश्चित तौर पर पाटलिपुत्र के धरती पर आऊंगा और सम्राट अशोक के जन्मोत्सव को मैं खुली आंखों से देखूंगा। और एक चुनौती है सरकार, और मैं चाहता हूं कि कैमूर के लोग इस चुनौती को स्वीकार करें और सर को दिखा दें, आज के मुख्य अतिथि को दिखा दें कि ऐसे होता है पाटलिपुत्र का कार्यक्रम। यदि राजा थे सम्राट अशोक पाटलिपुत्र में, तो उनका जन्मोत्सव एक सम्राट की तरह होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा और ये कहते हुए कि हम लोगों ने एक स्लोगन बनाया है पाटलिपुत्र के लिए कि संपूर्ण भारत का महोत्सव सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव। संपूर्ण भारत का महोत्सव क्या है? सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव। मैं अपने बातों को विराम दूंगा और एक बार मैं इस स्लोगन को बोलता हूं, पीछे से आप लोग हाथ उठा करके दोहरा देंगे तो हमें लगेगा कि इस बार हमारा हॉल खाली नहीं होगा। तो एक बार बोलिए तो, संपूर्ण भारत का महोत्सव, अब संपूर्ण भारत का महोत्सव। तब मान लिया जाए ना कि इस बार हमारा हॉल भर जाएगा। अब 25% भीड़ कैमूर से हम लोगों को चाहिए, क्योंकि आप लोग ट्रेन के रूट से होकर के जाते हैं। तो इसी के साथ शाम, अच्छा सर बोल रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया प्रभारी बता रहे हैं आप सबको कि यदि आप लोगों को ट्रेन से मॉर्निंग में पहुंचने में, लेट होने में दिक्कत होती हो, समय से न पहुंच पाते हो, तो शाम वाली जो ट्रेन है शायद 10 बजे भी जाती है ट्रेन, रात में भी ट्रेन है, तो आप कोई ट्रेन पकड़ करके यदि 25 को किसी भी समय आ जाएंगे तो रहने की, खाने की व्यवस्था हम लोग मौर्यों की तरह एकदम पाटलिपुत्र की राजधानी में अच्छे तरीके से करते हैं। आप लोग आए और हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाए। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। पुनः एक बार जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत।